हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय का अध्ययन करेंगे। गोल्गी काय जंतु कोशिका और पौधे की कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। आइए हम इसी की संरचना और कार्य के विषय में जाने। बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीरीज दर सीरीज एक एक कोशिकांग के विषय में हर रोज चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आइए हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी, जैसा अभी हमने आपको बताया कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में एब्सेंट होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, चाहे वो जंतुओं की हों चाहे पौधों की यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, दोनों में उपस्थित होती हैं। अब ये जान लेना जरूरी है कि जंतु कोशिकाओं में तो इसको हम गोल्गी काय के नाम से जानते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं को इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कहते हैं। एक दूसरा नाम है गोल्गी काय का, हिंदी में भी इसको डिक्टियोसोम ही कहते हैं। इस पौधों में हम इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं और जंतुओं में इसको हम गोल्गी काय के नाम से जानते हैं। अब आता है गोल्गी काय की खोज किसने की? एक वैज्ञानिक हुए कैमिलो गोल्गी। इन्हीं के नाम पर देख रहे हैं गोल्गी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्गी काय रखा। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसकी खोज की। और किसमें? पशुओं की कोशिकाओं में। और इन्होंने ही इसको गोल्गी काय नाम दिया। इन्हीं के नाम से इसका गोल्गी काय नाम पड़ा। इसको हम पौधों में जंतुओं में गोल्गी काय के नाम से, पौधों में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं और प्रेजेंट किस में होते हैं? जंतु कोशिकाओं और पौधों की जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं सभी में प्रेजेंट होते हैं। आइए इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो ये थैलियां चपटी होती हैं, समानांतर होती हैं और लगभग 4 से 10 की संख्या में होती हैं चपटी समानांतर थैलियां, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। यहां अब संरचना की यदि हम बात करें तो देख रहे हैं ये हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस हो गया। इसके साथ क्या जुड़ा है? हमने पिछले वीडियो में बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हैं और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये जुड़े होते हैं। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे टूट करके किनारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटते हैं और टूट करके गोल्गी काय का निर्माण करते हैं, गोल्गी बॉडी का निर्माण करते हैं। ये जो थैलियां हैं ये दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती हैं, इसमें दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती हैं और इनके किनारे जो है मुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं किनारे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके मुड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से मुड़े होते हैं किनारे, और जिस कारण से ये संरचना कुछ इस तरीके से,
ये किनारों के मुड़ने के कारण ये कैसा शेप बनाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक शेप बनाते हैं, कप की तरह संरचना बनाते हैं। अच्छा, एक इसमें अब दो सतह हो जाते हैं, एक तो हो जाता है अवतल सतह, ये अवतल सतह है, और दूसरी है उत्तल सतह। अवतल सतह को हम शीर्ष फेज कहते हैं, सॉरी उत्तल सतह को हम क्या कहते हैं, शीर्ष या फॉर्मिंग फेज, क्योंकि बनते कहां से हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ का मतलब खुरदरी, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, खुरदरी अंतरा प्रदब्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। पुनः एक बार बता दें आपको, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सतह पर देख रहे हैं बिंदी बिंदी सी, तो ये राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है कौन सी, जो इसकी उत्तल सतह है, या जिसको हम सिस फेस कहते हैं अथवा फार्मिंग फेस कहते हैं। फार्मिंग का मतलब बनने वाली, यही से बनती रहती हैं। और जो इसकी अवतल सतह है यानी दूसरी वाली सतह, इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। यानी यहां पर ये गाल्जिकाएं कैसे होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं। अब मैच्योर होने के बाद ये सेक्रेटरी वेसिकल्स का रूप ले लेते हैं। देख रहे हैं इनके किनारे टूटते रहते हैं यहां से, और इनके किनारे टूटने के बाद ये भी यहां से टूटते रहते हैं। इनके किनारे टूटने के बाद क्या किस रूप में चले जाते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में चले जाते हैं, और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा ये कोशिका के बाहर चले जाते हैं। ये हो गया सिस फॉर्म और मैच्योरिंग फॉर्म कहते हैं। दूसरा हो गया, एक वैज्ञानिक थे मॉलन-होयर और मुरे। मॉलन-होयर और मुरे, ये दो वैज्ञानिक हुए। इन्होंने 1969 में मॉलन-होयर और मुरे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिस्टर्नी के समूह कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि ये नलिका के रूप में होते हैं, और एक नलिकाएं दूसरी नलिकाओं से क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, और यही मिलकर के पौधों में डिक्टियोसोम का रूप बनाते हैं। यह हो गया इनकी ट्यूबुल्स। अच्छा, अब ये संरचना के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया। रचना के आधार पर ये तीन भागों में होती हैं। सिस्टर्नी, नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स, नंबर 3 ट्यूब्यूल्स, सॉरी वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, नंबर 3 वैक्यूल्स। रचना के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स और नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। अब ये सिस्टर्नी क्या है, ये चपटी थैलियों के समान संरचनाएं हैं। कैसी, चपटी थैलियों के समान संरचनाएं, इस तरह से दोहरी झिल्ली से बनी चपटी थैलियों के समान संरचनाएं हैं, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरा आता है वेसिकल, सिस्टर्नी के किनारों से, ये सिस्टर्नी है, इनके किनारों से जो टूटकर बनते हैं, ये जो टूटकर बनते हैं, ये छोटे छोटे गोल संरचनाएं इनके किनारों से टूट करके ये बनती हैं, इनको हम वेसिकल्स कहते हैं। ये देख रहे हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स, इनके किनारों पर टूट करके जो बनी है उनको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। और तीसरा आता है वैक्यूल्स, ये छोटे छोटे थैली के समान संरचनाएं हैं, जिनको हम वैक्यूल्स कहते हैं।
एक चीज कोशिका में अरेंजमेंट, ये महत्वपूर्ण है। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहां से? ये, और ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सिस्टर्नी बनाते हैं, और सिस्टर्नी के किनारे टूट करके क्या बनाते हैं? वेसिकल्स का निर्माण करते हैं। ये हो गया। और यदि अब हम एक कोशिका में इनकी उपस्थिति की बात करें, जंतु कोशिका में इनकी उपस्थिति की बात करें, तो केंद्रक, केंद्रक से फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वैक्यूल्स बनते हैं, और वैक्यूल से फिर सिस्टर्नी बनती है, सिस्टर्नी के किनारों के टूटने से वेसिकल्स का निर्माण होता है। तो हम सिंपल रूप में, साधारण रूप में क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं साधारण रूप से? इनका चैनल किस प्रकार से होता है? एक सीरीज दर सीरीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनते हैं? से बनते हैं वैक्यूल, वैक्यूल, फिर सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से फिर क्या बनते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल से फिर एक्सोसाइटोसिस द्वारा आउट ऑफ सेल, एक्सोसाइटोसिस द्वारा। देखिए प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं आउट ऑफ सेल, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। कोशिका के द्वारा किसी पदार्थ को बाहर निकाले की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब कोशिका के द्वारा किसी पदार्थ को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये इसकी संरचना हो गई। आइए इसके कार्य के विषय में जानते हैं। देखिए गाल्जी काय का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सिक्रेशन का है, श्रावण का है, और कहां पाई जाती है? जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कल क्या बताया था आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। क्यों क्यों प्रोटीन्स का निर्माण होता है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण कहां होता है? केंद्रक के अंदर। किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। डीएनए के द्वारा तीन प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तीन प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है, और जहां पर राइबोसोम होंगे वहां समझ लीजिए कि प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम का संश्लेषण यहां होकर के और गाल्जी काय की थैलियों में, गाल्जी काय की वेसिकल्स में स्टोर किया जाता है, और आवश्यकता के अनुसार एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफर करने का कार्य किया जाता है। तो गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? सेक्रेशन में सहायता करना, श्रावण में सहायता करना। किसके सेक्रेशन में? गाल्जी काय के सैक्स में या थैलियों में पॉलीसेक्राइड, सल्फो एंड साइलोम्यूसिन, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ये सभी प्रकार के एंजाइम्स भरे होते हैं। अन्य एंजाइमों में न्यूक्लियोसाइडेज, फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज, परऑक्सीडेज, पॉलीसेक्राइड्स, एसिड पॉलीसेक्राइड, म्यूसिलेज तथा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का सेक्रेशन होता है। किसके द्वारा? गाल्जी काय के द्वारा। तो पहला कार्य क्या हो गया इसका? सेक्रेशन का। दूसरा कार्य क्या हो गया? सेल प्लेट का निर्माण। दूसरा कार्य हम क्या जानते हैं? सेल प्लेट का निर्माण। दूसरा कार्य हो गया सेल प्लेट का निर्माण। सेल प्लेट का निर्माण। ये सेल प्लेट क्या होती? सेल प्लेट क्या होती है? जब सेल डिवाइड होती है, कोशिका का विभाजन होता है, कौन सा? माइटोसिस। तो
तो उसमें एक सेल प्लेट बनती है इस तरह से। जब हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे तब उसमें इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जब कोशिका का केंद्रक डिवाइड हो चुका होता है तो सेल का जब डिवीजन होना होता है तो उसके बीच में एक प्लेट बनती है जिसको कहते हैं हम सेल प्लेट। तो सेल प्लेट के निर्माण का कार्य भी गाल्जी काय के द्वारा किया जाता है। दूसरा है सेल वॉल का निर्माण। सेल वॉल किसमें पाई जाती है आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, किसमें? पौधों की कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा होता है। तो तीसरा कार्य हो गया सेल वॉल का निर्माण, सेल वॉल का निर्माण। दो कार्य हो गए। तीसरा कार्य हो गया शुक्राणुओं के अग्रपिंडकों का निर्माण, स्पर्म्स के अग्रपिंडक का निर्माण। हम जब कभी इसकी संरचना पढ़ेंगे किसकी? स्पर्म की, तो उस समय हम लोग उसके अग्रपिंडक, थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दें। छोटा सा स्ट्रक्चर है, जल्दी से ऐसे बना के दिखा दें। ये अग्रपिंडक होता है स्पर्म्स में, ये इसका अग्रपिंडक होता है। ये होता अग्रपिंडक। तो इसका भी निर्माण, इसका अग्रपिंडक का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन भी करता है। प्रोटीन, हमने क्या बताया? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और हार्मोन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण भी, हार्मोन्स का उत्पादन भी ये करता है कौन? गाल्जी काय। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कार्य है, सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि सेल का ट्रैफिक पुलिस कोशिका के किस कोशिकांग को कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या है? आप जानते हो ट्रैफिक पुलिस के विषय में? क्या है ट्रैफिक पुलिस? जो यातायात के आवागमन को सुचारू करे, उसी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। तो ये भी क्या काम करता है? ये भी जो भी यहां बनता है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, उस सब को ये स्टोर करके कोशिका के बाहर भेजने का कार्य करता है, यानी ट्रैफिक का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के ये ट्रैफिक का कार्य, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के ट्रैफिक का कार्य करता है। इसीलिए इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये रिमेंबरिंग पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ 5-6 कार्य हो गए गाल्जी काय के। हमने जैसे पहले बताया आपको, टॉपिक छोटा सा है, इसमें और अधिक कुछ नहीं है आपके लायक। बस इतना ही आज हमने इसके विषय में पढ़ा। कल हम किसी एक और अन्य कोशिकांग के विषय में पढ़ेंगे, अन्य कोशिकांग के विषय में अध्ययन करेंगे। इसी तरह से सीरीज दर सीरीज हम एक एक कोशिकांग के विषय में अध्ययन करते जाएंगे। और अंत में फिर न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। डीएनए से फिर डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का रिप्लिकेशन, और फिर डीएनए से प्रोटीन का संश्लेषण। तो इस तरह से हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर जीन प्रकटन नियमन है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। आज हमने इसके विषय में अध्ययन किया। आपको ये कैसा लगा? यदि कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो हमको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी इसको भी आप जो है हमको कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और एक बार पुनः आपसे बता दें कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।